संजय सक्षम को भी बोल दो, ज्वाइन कर लेगा वो। जी मैम। नहीं, एसएमएस भी तो नहीं देखते हैं मैम, आप डालते हो फिर भी। तुम भी तो नहीं देखते हो, कल शाम को डाला फिर भी। देखा था मैं। अच्छा, फिर ज्वाइन क्यों नहीं किया? शाम को चली थी क्या मैम क्लास? फिर नहीं चली। कल हमने देखा कि हम लाइम को कैसे जानते हैं, मतलब जब हम लाइम स्टोन को कैल्सिनेशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, लाइम मिलता है, या क्विक लाइम बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर इसमें देखा हमने अलग अलग कंस्टिट्यूएंट इसके क्या क्या होते हैं। पहले तो डेफिनेशंस हमने देखी थी, और बाइंडिंग मटेरियल किस प्रकार से एक्ट करते हैं, एयर बाइंडिंग, हाइड्रोलिक बाइंडिंग, ऑटोक्लेव बाइंडिंग। मतलब नॉर्मल एयर में बाइंड होने वाले मटेरियल, हाइड्रोलिक मतलब पानी और एयर में बाइंड होने वाले मटेरियल, ऑटोक्लेव मतलब स्टीम के कंपोजिशन से, या स्टीम में जब क्रिस्टलाइन दो मटेरियल जब इकट्ठे होकर क्रिस्टल बनाते हैं तो वो हमारी ऑटोक्लेव वाली प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइम हमने देखे थे कि क्या क्या सोर्सेज से हम लाइम को इकट्ठा कर सकते हैं या लाइम पा सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें हमने देखी थी। लाइम स्टोन जो हमको स्टोन की हील से मिलता है, बोल्डर्स जो हमको ओल्ड रिवर में से मिलते हैं वो, कंकर जो हमारे धरती में से मिलते हैं वो, और शेल्स जो सी के एनिमल्स में से हमको मिलता है। ठीक है, सी में समुद्र में जो एनिमल पाए जाते हैं जिसमें से जिनकी जब वो डेड हो जाते हैं तो उनके जो शेल बचे रह जाते हैं उससे भी हम लाइम को पा सकते हैं। दूसरी चीज़ हमने देखा था, जो प्योर चौक है वो हमारे जो वाइट चौक है वो प्योर हमारे लाइम स्टोन का उदाहरण है, और जो हमारा कंकर है वो इम्प्योर है, मतलब अशुद्धियों से परिपूर्ण है। अगली चीज़ हमने कल देखी थी, क्ले कॉन्स्टिट्यूएंट लाइम स्टोन के, मतलब लाइम स्टोन में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद रहती है। तो इनको हमने देखा, क्ले, सोल्यूबल सिलिका, मैग्नीशियम कार्बोनेट, अल्कलीज, मेटल ऑक्साइड्स, फॉस्फेट, आयरन और पायरेट्स। ये सारी चीज़ों से, ये सारी चीज़ें हमारे लाइम स्टोन में रहती कुछ ना कुछ परसेंट के फॉर्म में। ठीक है, हमको देखना था कि लाइम के प्रकार कितने हैं, कितने टाइप से हमारा लाइम होता है। तो सबसे पहला है फेट लाइम, दूसरा होता है हमारा हाइड्रोलिक लाइम, तीसरा होता है हमारा पुअर लाइम। फेट लाइम देखते हैं। द लाइम इज ऑल्सो नोन एज हाई कैल्शियम लाइम, प्योर लाइम, रिच लाइम और वाइट लाइम। जो लाइम होता है हमारा हाई कैल्शियम लाइम भी इसको बोलते हैं, फेट लाइम को। प्योर लाइम जो शुद्ध लाइम होता है उसको भी हम फेट लाइम बोलते हैं, रिच लाइम भी बोल सकते हैं और वाइट लाइम भी बोल सकते हैं। इट इज पॉपुलरली नोन एज द फेट लाइम। इन सभी को हम पॉपुलरली एक फेट लाइम से संबोधित करते या जानते हैं। एट एज इट्स लेक vigorously and its volume is increased to about 2 to 2.5 times of the volume that of quicklime। क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार का जो लाइम होता है, मतलब फेट लाइम होता है, जो रिच लाइम, प्योर लाइम, ये क्या करता है, जैसे ही हमारे वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये फेट हो जाता है, मतलब मोटा हो जाता है। मतलब इसका जो आयतन है वो कितने गुना इंक्रीज हो जाता है, 2 से 2.5 गुना इंक्रीज हो जाता है क्विक लाइम के आयतन से। मतलब हमने अगर 1 लीटर लाइम लिया तो वो 2-2.5 लीटर का वॉल्यूम लेकर के आ जाएगा। मतलब पानी जब जैसे ही ऐड करते तो वो फूल जाता है, मतलब उसको ज़्यादा आयतन की ज़रूरत होती है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कैल्सिनिंग कंपेरेटिवली प्योर कार्बोनेट ऑफ लाइम। ये कैसे बनाया जाता है, हमारा कैल्सिनेशन किसको करके, हमारा प्योर कार्बोनेट, लाइम के प्योर कार्बोनेट को कैल्सिनेशन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, फेट लाइम बनता है, विच इज़ composed ऑफ अबाउट 90% ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें 95% तक हमारे कैल्शियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं। द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन सच लाइम स्टोन इज लेस देन 5%। क्या बोल रहे हैं कि जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है हमारे फेट लाइम के अंदर वो 5% से
कम होती है। ठीक है, आगे देखते हैं यस हमारे मैम। फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फेट लाइम। क्या क्या हमारे गुण होते हैं हमारे फेट लाइम के, उसको पढ़ते हैं। और यूजेस, इट हार्डन्स वेरी स्लोली, ये बहुत धीरे धीरे हार्ड होता है, कठोर होता है या सेट होता है। इट हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी, इसकी प्लास्टिसिटी की बहुत हाई डिग्री होती है। प्लास्टिसिटी आपको समझ में आती है क्या प्रॉपर्टी होती है? यस मैडम। प्लास्टिस, कठोरता। हाँ, मतलब कड़कपन। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होती है कि मोल्ड हो जाती है, मतलब वापस से रीगेन हो जाती है। मगर प्लास्टिसिटी मतलब अगर किसी भी चीज़ में प्लास्टिसिटी है तो वो सीधे क्रैक डेवलप करता है। ठीक है, मोल्ड नहीं होता है, मतलब अपना साइज शेप नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। जैसे अगर मैं इस पिन की बात करूँ, इसको अगर मैं मोड़ रही हूँ तो ये कैसा इलास्टिक नेचर का है, मोल्ड हो गया मतलब डिफॉर्म हो गया, अपनी जगह से मुड़ गया, है ना, दिख रहा है, मुड़ गया। मैंने इस पे फोर्स लगाया तो ये कैसा हो गया, मुड़ गया। वापिस से इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये टूटेगा नहीं, मगर ये मुड़ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? वहीं अगर इस पेन को मैं अगर मोड़ने की कोशिश करूँ तो ये मुड़ेगा नहीं, ये क्रैक हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? यस मैडम। ठीक है, और ये एक प्रकार का हमारा क्या है, इलास्टिक का मटेरियल है। मतलब हम इस पे फोर्स लगाएंगे या स्ट्रेस देंगे, फिर हम इसको डी स्ट्रेस कर देंगे, मतलब हमने फोर्स हटा दिया तो वापस से क्या, ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया। मतलब जितना बड़ा है उतना ही बड़ा आ गया। अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ये, तो हम क्या बोलेंगे, ये अपने साइज से चेंज हो गया। जो इसका ओरिजिनल साइज था, पहले से जो इसका साइज था, उससे ये मटेरियल चेंज हो गया। ऐसे ही हमारा इरेजर होता है, वो कैसा होता है, उस पर फोर्स लगाओ और फिर अनफोर्स करो, मतलब फोर्स हटाते तो वापस से वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है। अब ऐसे मैं ग्लास की बात करूँ, ये ग्लास की मतलब कांच की चूड़ी है, इस पर अगर मैं फोर्स लगाऊंगी ना तो ये क्रैक के साथ में टूट जाएगा। ना तो ये डिफॉर्म होगा, ना ही इसका ओरिजिनल साइज इसका चेंज होगा। सीधे जैसे ही फोर्स लगाऊंगी वैसे ही क्या हो जाएगा, इसमें अल्टीमेट ब्रेकेज हो जाएगा। मतलब ये उतने हद तक का फोर्स तो झेल लेगा जितना इसकी स्ट्रेंथ है, जितना इसकी ताकत है उतना झेल लिया। अगर सडन अगर ज़्यादा फोर्स लगाऊंगी तो ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी के बीच में? तो ये वाला जो लाइम है, ये वाला कैसे रिएक्ट करता है, इसकी हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी रहती है। मतलब अगर ये एक बार क्या हो गया, हार्ड हो गया, तो फिर इसके ऊपर जो लोड लगेगा तो ये डिफॉर्म नहीं होगा, सीधे ब्रेकिंग पॉइंट के आसपास में टूट जाएगा। मतलब ये कैसे नेचर का होगा, प्लास्टिक नेचर का होगा। प्लास्टिक का मतलब ये नहीं कि ये प्लास्टिक का कंगा है तो प्लास्टिक वाला नेचर, ये प्लास्टिक हो गया। प्लास्टिक से मतलब है, हम जब लोडिंग और अनलोडिंग की बात करते हैं, उस पर भार देना, फोर्स लगाना और फोर्स को हटाने की बात करते हैं, तो किस प्रकार से वो उसकी टेंडेंसी होती है, किस प्रकार से वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। इट इज सॉल्यूबल इन वाटर विच इज चेंज्ड फ्रिक्वेंटली। ये कैसा होता है, वाटर में सॉल्यूबल होता है और फिर अपने वॉल्यूम में चेंज कर लेता है। वॉल्यूम मतलब आयतन कितने गुना से बढ़ जाता है, 2 से 2.5 गुना इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। कैसे? जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है क्विक लाइम, या जो हमारा फेट लाइम होता है, मोटा हो जाता है, मतलब फूल जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो क्या बोल रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये वाटर में सॉल्यूबल है, मतलब घुलनशील है। और वो क्या रिजल्ट करता है, हमारा चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज करता है, मतलब आयतन में फ्रिक्वेंटली, मतलब बहुत जल्दी से परिवर्तन लाता है। ठीक है, आई बात समझ में? आयतन का मतलब ये है कि जैसे आयतन सभी समझते हो ना, इसका आयतन कितना होगा, हमारे सिलेंडर का जितना इसका रेडियस होगा और जितना इसका हाइट होगा, तो उतना हम बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मतलब अगर हमारे पास ये एक बॉटल भर के लाइम होगा और हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद ये जितना वाटर वॉल्यूम जितना वॉल्यूम हमने वाटर का ऐड करा, प्लस ये हमारा इसका वॉल्यूम होना चाहिए था,
उदाहरण के लिए अगर इतना मेरे पास चूना है और इतना मैंने वाटर ऐड करा, तो टोटल वॉल्यूम इतना ही होना चाहिए। मगर जैसे वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये अपना वॉल्यूम फुलाने लगता है, मतलब ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा अपने वॉल्यूम में। तो ऐसी 2.5 बॉटल से 2 बॉटल तक के भरा सकती है, मतलब अपने वॉल्यूम जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उससे 2 से 2.5 गुना ये बढ़ जाता है। समझ में आ रही है बात? मतलब फूलने लगता है, फैट होने लगता है। ठीक है, इसी कारण से इसको फैट लाइम बोलते हैं। अगला प्रॉपर्टी इसका पढ़ते हैं, इट्स कलर इज परफेक्टली वाइट। इसका कलर कैसा रहता है, पूरी तरह से वाइट रहता है या सफेद रहता है। ठीक है, इट सेट्स स्लोली इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अगर हम इसको खुली एयर में इसको सेट करवाएंगे तो ये बहुत स्लो प्रोसेस करके सेट होगा। सेट होना मतलब हार्ड होना, धीरे धीरे जो हमारी स्ट्रेंथ गेन करने की प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम सेट। इट स्लैग्स विगरसली। सेट इट के अंदर पानी मिलाते हैं, तो जो मिक्स होने की पानी और लाइम के सारे पार्टिकल्स में जब एक सार होने की या यूनिफॉर्म होने की या जो मिक्स होने की प्रोसेस होती है उसको हमने कल देखा था स्लैकिंग बोलते हैं। मतलब अगर हम जैसे ही इसको इसकी स्लैकिंग की प्रोसेस में, मतलब जैसे हमने पानी मिलाया तो ये कितनी विगरसली, मतलब बहुत जल्दी से स्लैक हो जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है पानी में। ठीक है, आई इतनी प्रॉपर्टीज इसकी समझ में। हार्ड होने वाली प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत, प्लास्टिसिटी में कोई दिक्कत, कि इसकी हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी, मतलब ज़्यादा जल्दी ये प्लास्टिक कड़क हो जाता है। कड़क होता है। ज़्यादा जल्दी कड़क नहीं होता, मतलब ये कड़क नेचर का ही होता है हार्ड होने के बाद। ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर, बहुत जल्दी से सॉल्युबल, मतलब वाटर में घुलनशील है। और फिर क्या करता है, इंक्रीज इन चेंज इन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम का चेंज कर लेता है फ्रिक्वेंटली, मतलब जल्दी से। ठीक है, और इसका कलर कैसा रहता है, सफ़ेद रहता है। ये धीरे धीरे स्लोली सेट होता है हमारे एयर की प्रेजेंस में। स्लैक ये बहुत जोर से होता है, मतलब बहुत जल्दी से ये घुलनशील होता है, विगरसली मतलब जोर से। ठीक है, अब देखते हैं हम यूजेस ऑफ फेट लाइम। हमारा जो ये फेट लाइम है इसके क्या क्या यूजेस है। ठीक है, संजय आवाज़ आ रही है? संजय है कि गया संजय? ना मैं यहीं पे हूँ। है ना, ये पढ़ो पहला यूज इसका। इट इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग एंड प्लास्टरिंग वॉल्स। मतलब जो हम पुताई में यूज करते हैं वो हम कौन सा लाइम यूज करते हैं, फेट लाइम। ठीक है, फेट लाइम। कल आप पूछ रहे थे ना कि कौन सा लाइम यूज करते हैं। और प्लास्टर करने के लिए, मतलब हम इसको रेती के साथ मिला करके हमारी वॉल के ऊपर जो प्लास्टर चढ़ाते हैं उसमें भी हम इसको उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड इन वाइट वॉशिंग, मतलब हम जब वाइट वॉश करते हैं पहला बेसिक कोट चढ़ाते हैं, उसके बाद में कलर करते हैं, है ना। तो वाइट वॉश के लिए भी इसको उपयोग किया जाता है और प्लास्टरिंग ऑफ वॉल्स में भी इसको उपयोग किया जाता है। ठीक है, नहीं, उसके साथ तो ये सीमेंट मिलाते हैं ना। नहीं नहीं, सीमेंट की जगह पर लाइम मिलाते हैं। पहले के टाइम में जब सीमेंट नहीं रहता था ना, तो हम काय का उपयोग करते थे, लाइम का। और लाइम को मिला करके ही तो हमने सीमेंट बनाई। ठीक है, तो पहले के टाइम में जब सीमेंट का इन्वेंशन नहीं था तो हमने क्या बोला था कि हम लाइम को यूज करेंगे। ठीक है, जब सीमेंट नहीं हुआ करती थी या सीमेंट बहुत महंगी पड़ा करती थी या हमारे बजट से बाहर अब भी अगर जाती है और अब भी हमारा कंस्ट्रक्शन नॉर्मल है और लाइम हमको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारी लाइम का उपयोग कर लेंगे। ठीक है, प्लास्टर में सीमेंट की जगह पर सैंड के साथ में लाइम भी मिला सकते हैं। ठीक है, तो उस वाले प्लास्टर में, मतलब प्लास्टर वाले काम में कौन सा लाइम यूज करते हैं हम, फेट वाला लाइम। आई बात समझ में? विथ सैंड इट फॉर्म्स लाइम मोटार। अगर हम, मैंने आपको जब मोटार पढ़ाया था, है ना, मोटार, मोटार क्या बोला था मैंने, मोटार इज मिक्सचर ऑफ हमारा सैंड और प्लस बाइंडिंग मटेरियल। बाइंडिंग मटेरियल में, बाइंडिंग मटेरियल मतलब जोड़ने वाला या चिपकाने वाला मटेरियल। ठीक है, अब ये बाइंडिंग मटेरियल कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, पहला वाला मैंने पढ़ाया था मड, है ना, मिट्टी। और दूसरा वाला मैंने क्या पढ़ाया था, लाइम। ठीक है, तीसरा वाला मैंने पढ़ाया था सीमेंट।
और चौथा वाला मैंने पढ़ा था लाइम सीमेंट, ठीक है, आपको अगर याद हो तो। अब मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे मड पहले के टाइम पे यूज होता था हमारे मोटार बनाने में, ठीक है। अगर हम उसको रेती के साथ भूसे के साथ मिक्स करके हम मोटार बना देते थे, जिससे हम प्लास्टर भी कर सकते थे, जोड़ाई भी कर सकते थे, ठीक है। मोटार मतलब अपना जो बारीक माल जिसको हम कहते हैं, है ना। अब बाइंडिंग मटेरियल मतलब जोड़ने वाला मटेरियल कोई सा भी हो सकता है, चाहे चूना बोल लो, चाहे सीमेंट बोल लो, चाहे लाइम और सीमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन, कुछ कुछ मात्रा में हम दोनों को मिला करके भी मोटर बना सकते हैं, ठीक है। मैम आई इस बात। हिसाब से तो लाइम लाइम जैसे सीमेंट थोड़ी कॉस्ट में हाँ ठीक ज्यादा, है, हाँ। लेकिन लाइम सीमेंट तो और ज्यादा महंगी होगी। नहीं, क्यों, सीमेंट से सस्ता आता है लाइम। लाइम, लाइम सीमेंट। लाइम सीमेंट नहीं। जैसे अपन को एक कटोरी लाइम डालना है, तो मतलब एक कटोरी बाइंडिंग मटेरियल डालना है अपनी 3 कटोरी सैंड में, ये 3 कटोरी सैंड की हुई, और एक कटोरी हमको लाइम डालना है, तो हम कह रहे हैं हम लाइम और मोटार, लाइम और सीमेंट दोनों डालेंगे। तो क्या कर दिया तुमने, आधी कटोरी या पौनी कटोरी लाइम डाल दिया, है ना। पौन कटोरी जो भरा हुआ है वो लाइम डाल दिया, और जो थोड़ा सा है कटोरी में बाकी वो सीमेंट डाल दिया। समझ आ रहा है। हाँ मैम। ठीक है, दोनों को मिक्स करके डालने का काम होता है ये हमारा, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करके ही हम मोटार बनाएंगे। ये कौन से रेशियो का हो गया, 1:3, ठीक है। 1:3 मतलब एक पार्ट कौन से मटेरियल का, हमारे बाइंडिंग मटेरियल का, और तीसरा पार्ट हमारे सैंड का, ठीक है। आया इतना समझ में। अगला हाँ मैम। पॉइंट पढ़ते, फेट लाइम का यूज, ठीक है। विथ सैंड, सैंड के साथ में इट फॉर्म्स लाइम मोटार विच सेट्स इन थिन जॉइंट्स। सच मोटार कैन बी यूज्ड फॉर थिन जॉइंट फॉर ब्रिक वर्क एंड स्टोन वर्क। देखो, ये कब की बात हो रही है, जब सैंड का इन्वेंशन नहीं हुआ था, और आज भी हम चूने को यूज कर सकते, मगर चूने को कैसा हमने अंडर रेटेड कर दिया, मतलब बहुत पुराना मटेरियल कर दिया, ठीक है। जिस हिसाब से हमने गार्डर फर्शी के मकानों को अंडर रेटेड कर दिया, अब आरसीसी आ गया है, ज़्यादा मजबूती और ज़्यादा इजी और ज़्यादा अवेबिलिटी वाला, है ना। और उसी प्रकार से हम अभी पटाव वाले घर नहीं बनाते, हम कौन से घर नहीं बनाते, अपने गार्डर फर्शी वाले घर नहीं बनाते, हम लोड बियरिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाते। तो इसी प्रकार से हमारा ये जो है पहले के टाइम पे होता था, ठीक है। मगर हमको पढ़ना तो सभी है, कभी खुदा ना खास्ता आप ऐसी जगह फंस गए जहाँ पे सीमेंट की अवेबिलिटी नहीं है, आपका गांव कोई ऐसे बहुत ज़्यादा दूर है, तो आपको सीमेंट ला के बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जा रहा है, तो आपको वहाँ पर क्या है, लाइम की अवेबिलिटी है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लाइम को, कौन सा वाला लाइम कहाँ यूज़ करके हम अपना घर बना सकते हैं, किसी का भी घर बना सकते हैं। हो सकता है ना, हमको विकल्प तो पता होना चाहिए ना, पहले के टाइम पे हम क्या यूज़ करते थे। तो वही बात चल रही है हमारे सैंड के मोटार के केस में। तो ये क्या बोल रहे हैं कि सैंड के साथ में ये कौन सा लाइम मोटार बनाता है मिक्स होकर के। अभी जब हमने मोटार पढ़ा था, जब पढ़ा था लाइम मोटार क्या होता है, विच सेट्स इन थीन जॉइंट, जो किस में सेट हो जाता है, थीन जॉइंट्स में। अगर हमने ब्रिक के बीच में या ब्रिक की जुड़ाई में थीन जॉइंट्स देना है, तो हम कौन से लाइम का उपयोग करेंगे, फेट लाइम के मोटार का, ठीक है। सच मोटार, इस प्रकार का मोटार कैन बी यूज फॉर थीन जॉइंट्स, इस प्रकार के मोटार को हम कौन से पतले जॉइंट्स या सकड़े जॉइंट्स में यूज कर सकते हैं, ब्रिक वर्क बनाने में, या ब्रिक का कोई भी काम करने में, या स्टोन का कोई भी काम करने में। आई बात समझ में। मतलब स्टोन वर्क और ब्रिक वर्क को हम, अगर जॉइंट हमको देने हैं, तो हम क्या करेंगे, फेट लाइम का यूज करेंगे लाइम मोटार बनाने में, ठीक है। उसकी, तो ये थिंग जॉइंट कर रहे हैं तो ब्रिक तो और स्टोन वर्क में, हाँ, तो मैम इतनी स्ट्रेंथ रहेगी उसको। क्यों नहीं रहेगी, क्यों नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी, मैम पतला जुड़ता है। उस, मैं अच्छा। मैं आपको करने के बाद में हमने गार्डर ऐसे फंसा देते हैं,
फिर उसके बाद क्या होता है, जो हमारी स्लैब है वो अपनी जगह टिकी हुई है, जो भी गार्डर है अपनी जगह टिकी हुई है, और वो लोड अपना किसके ऊपर डालेगी, ये नीचे जो गार्डर का सपोर्ट, उसको नई गार्डर का सपोर्ट मिल गया। अब वो गार्डर को बीच में कोई पार्टीशन देने की ज़रूरत नहीं कि वो गार्डर यहाँ से टिक गई और यहाँ से टिक गई। अपना स्टील जब हम पढ़ेंगे ना तो आपको बताऊंगी स्टील बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो हम रिहेबिलेशन में हर जगह अधिकतर चीज़ स्टील की यूज़ करते हैं, मतलब अपने सरिये की या गार्डर की या एंगल सेक्शन की, इनकी ही यूज़ करते हैं। रिहेबिलेशन मतलब वापस से जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथ देना, ठीक है। बजाय के पूरा तोड़ने के छोटा सा चेंज करना, तो अपन ने क्या कर दिया, उसमें इम्बोस कर दिया गार्डर का। अब आपकी बात थी कि हम लाइम यूज़ करते तो लाइम मजबूत रहता है कि नहीं, तो ये इसका उदाहरण ले लो, सन 80 या 86 का ग्राउंड फ्लोर आज भी वैसा का वैसा है। वाइब्रेशंस क्यों आते हैं, क्योंकि आप देखना चौड़ाई ज़्यादा है, मतलब 38/30 का वो प्लॉट एरिया है, ठीक है। चौड़ाई इधर से 38 और इधर से 30। एक कारण हाँ। ये है कि यहाँ पर जो होता है हमारा दूसरा रास्ता आता है, मतलब पड़ोस, यहाँ का पड़ोसी कोई नहीं है, मतलब एल शेप्ड है, ठीक है। और यहाँ पर किसी और पड़ोसी है और पीछे साइड भी खाली है, मतलब ये पूरा दोनों साइड से कोई सपोर्टेड नहीं है। मतलब लंबाई होने के कारण पीछे कैसा मैदान टाइप खुला है, मतलब लॉन है, ठीक है।
विंड चलती है वो बहुत दूरी से बह करके आती है, तो ये कैसा होता है, विंड फोर्स कुछ कुछ छत पे फोर्स एक्टिव रहता है, ठीक है, मतलब छत पे हमारे यहाँ विंड फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है। तो ऐसा अब 3 मंजिला है, यहाँ से भी खुला यहाँ से भी खुला, और कितने साल हो गए हैं, 80 से अगर जोड़ते हैं या 86 से भी जोड़ता है तो ऑलमोस्ट 1890 से 2010 साल, 34 साल। हाँ 30 साल, 30-34 साल पुराना, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसकी हाफ लाइफ अभी पूरी हो गई है, और 20 साल और अगर ये निकल जाता है फिर उसके बाद ये कैसा, इसको डिसमेंटल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फिर अब हम फर्दर रिस्क नहीं ले सकते, इसको डिसमेंटल करके इसको वापस से नया करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी इस प्रोसेस होती है। तो लाइम की जो बात कर रहे थे, तो पुराने टाइम पे जब हमारा, आज भी आप देखते हो कि नहीं, पुराने टाइम के जो स्ट्रक्चर है वैसे के वैसे हैं। तो जब 100 साल पुराने जो भी चीज़ें आप देखते हो, स्टोन वर्क में भी यूज़ होता है ये, मतलब पहले स्टोन कितना भारी रहता है, ब्रिक तो फिर भी हल्की रहती, स्टोन कैसा रहता है, भारी रहता है, तो इसको जोड़ने में भी जब यूज़ करेंगे तो क्यों स्ट्रेंथ नहीं आएगी। आपने जो वो देखे होंगे, रुको ज़्यादा दूर क्यों जा, तो हमारे ग्रेनाइट के पत्थर और लाइम मोटार से, लाइम मोटार को हमने इसमें बाइंडिंग मटेरियल जैसे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये 1591 में कंस्ट्रक्ट हुई थी, जो अभी 430 साल पुरानी हो चुकी है, ठीक है। इसमें बीच बीच में हम क्या करते हैं, उसमें जीर्णोद्धार करते हैं। जीर्णोद्धार में क्या, वही अपना रिहैबिलिटेशन वाली प्रोसेस करते हैं कि वापस से कुछ चेंज कर दिया, थोड़ा उनके स्ट्रक्चर को वो कर दिया, प्रॉपर कर दिया, तो इस हिसाब से वो होती है। दिख रही है ना, देख लो इसका विकिपीडिया। तो क्या संजय, आपका डाउट क्लियर हुआ कि ये क्यों इतना मजबूत रहता है, या मजबूती देगा कि नहीं देगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। विथ सुर्की हाँ। इट फॉर्म्स लाइम मोटार which possesses good setting and hydraulic properties such as mortar can be used for thick masonry wall, foundation, etc. The surki is powder obtained by grinding the burnt brick. सुर्की क्या होती है, एक हमारी बर्nt ब्रिक के छोटे छोटे से पार्टिकल होते हैं जो सैंड के आकार के या सैंड साइज, सैंड के पार्टिकल साइज के हिसाब के होते हैं, उसको बोलते हैं हम सुर्खी, ठीक है। ये ब्रिक के भी अपने ग्राइंडिंग पार्ट हो सकते हैं, जो पकी हुई ईंट होती है उसके भी हो सकते हैं, कुछ चूरी हमारी सैंड की भी हो सकती है, जो चूरी नहीं होती है कि जब हम ब्लास्टिंग करते हैं हमारी उसमें से, तो हमारे बारीक बारीक कंकड़ भी निकलते हैं। हम जब हमारी खदानों में ब्लास्टिंग वाली प्रोसेस करते हैं तो बारीक बारीक कणों में भी हमारी चट्टानें टूटती है। तो सुर्खी हम कहते हैं कि ये बोलते हैं कि ये सुर्खी के साथ में लाइम मोटार पजेजेस गुड सेटिंग एंड हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज। कैसी, अच्छी तरह से सेटिंग प्रॉपर्टी क्रिएट करता है और हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी भी क्रिएट करता है। मतलब हम इसको पानी के अंदर में भी सुर्खी और लाइम के साथ में इसको मिला करके यूज कर सकते हैं। सच मोटार कैन बी यूज फॉर थिक मैसोनरी वॉल। ऐसे ऐसा मोटार सुर्की के साथ, सुर्की और लाइम के साथ में जो मोटार हम क्या कहाँ यूज़ कर सकते हैं, थिक मेसोनरी वॉल, मतलब जो मोटी दीवारें हैं हमारी ब्रिक के मेसोनरी की, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, फाउंडेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। द सुर्की इज द पाउडर ऑब्टेन बाय ग्राइंडिंग ऑफ द बर्न्ट ब्रिक। सुर्खी क्या है हमारा, बोलते हैं कि बर्न्ट ब्रिक को ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में मिलता है हमको। आई इतनी बात समझ में?